हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल हैं उनके 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन पेपर की जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम तैयारी कराएंगे आज आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन कहता है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य तौर पर मानवीय उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। हम सामान्य रूप से क्या करते हैं, जितने भी वस्तु का उपयोग करते हैं वे सभी दोस्तों क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे भूमि, मृदा, जल, खनिज, लवण, प्रकाश इत्यादि, ये सब क्या है, हमारे संसाधन है। वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी हम संसाधन लेते हैं, अर्थात कहा गया है कि वर्तमान परिवेश में सेवाओं को भी संसाधन माना गया है। ठीक है। जैसे यदि हम बात करें कि जैसे में, तो जैसे हो जाएगा आपका दोस्तों गायक, कवि, चित्रकार इत्यादि, ये क्या है, सेवा है। यदि हम दूसरे रूप में बात करें तो वस्तुवत संसाधन का जो अर्थ होता है बहुत ही व्यापक है। इसीलिए प्रसिद्ध जो है भूगोलविद जो थे जिमरमैन, उन्होंने बताया है संसाधन के बारे में। कहता है कि जिमरमैन के अनुसार संसाधन जो है होते नहीं है बल्कि क्या करते हैं दोस्तों, बनते हैं। संसाधन क्या है, होते नहीं है बल्कि क्या है, बनते हैं। कौन, तो संसाधन। याद रखिएगा, संसाधन क्या है, होते नहीं है बल्कि क्या है, बनते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जो हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नवकरणीय संसाधन तथा और नवकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। नवकरणीय संसाधन तथा और नवकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा वैसी संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकते हैं। वैसी संसाधन जिन्हें हम क्या करते हैं, भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं नवकरणीय संसाधन। जैसे यदि बात करें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन तथा अन्य जो प्राणी है, ये क्या है, वन प्राणी, ये सब क्या है, नवकरणीय संसाधन है। इसे हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे और नवकरणीय संसाधन के बारे में कि और नवकरणीय संसाधन क्या है। तो और नवकरणीय संसाधन की जो बारे में बात करें तो वैसी संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। वैसी संसाधन जिसका विकास जो होता है दोस्तों लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। ये प्रक्रिया है, इसको पूरा करने में लगभग लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, अर्थात जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे बार बार प्रयोग होने के साथ वे समाप्त हो जाते हैं और बार बार उसके प्रयोग करने पर वे क्या होते हैं दोस्तों, समाप्त हो जाते हैं। उस संसाधन को हम कहते हैं और नवकरणीय संसाधन। जैसे में यदि बात करें तो जीवाश्म ईंधन क्या है, नवकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कार्यक्रम 21 से आप क्या समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्यक्रम 21 से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठ के एक घोषणा पत्र है। जो कार्यक्रम 21 जो था उसके अंतर्गत क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत जो थे 800 पृष्ठ के घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया। इसमें लगातार विकास को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, 21 कार्यक्रमों को स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की भी स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभावी एवं संचित कोष संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संभावी संसाधन ऐसे संसाधन है, ध्यान दीजिएगा, संभावी संसाधन ऐसे संसाधन है जो किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित होते हैं,
जो कहाँ होते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, जिसे उपयोग में ले जाने की संभावना रहती है लेकिन जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया हो। मानो उसका उपयोग करने की संभावना रहेगी लेकिन उसका उपयोग अभी तक किया नहीं गया हो, ऐसे हम संसाधन को कहेंगे दोस्तों संभावी संसाधन। क्या कहेंगे, संभावी संसाधन। जैसे में यदि हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है वो अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम है, अर्थात उसका उपयोग भविष्य में हो सकता है लेकिन अभी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे संचित कोश संसाधन क्या है। संचित कोश संसाधन की जो बात करेंगे तो वैसी संसाधन संचित कोश संसाधन कहते हैं कि संचित कोश को संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडारण के ही अंश है। संचित कोश जो संसाधन है ऐसे ही संसाधन या भंडारण का अंश है जिससे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसको हम तकनीकी के उपयोग के आधार पर प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, किंतु इसका उपयोग जो है अभी आरंभ नहीं हुआ होगा, किंतु इसका उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे नदी का जल भविष्य में जल विद्युत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की अहम भूमिका है। ध्यान दीजिएगा, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधन की क्या है, अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। ये क्या करती हैं, पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। 6वां क्वेश्चन कहता है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है संसाधन निर्माण में तकनीकी की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर है संसाधन निर्माण में तकनीकी की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक पदार्थ वस्तुएं जब तक संसाधन के रूप में नहीं लेती तब तक कि किसी विशेष तकनीकी द्वारा उन्हें उपयोग नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि संसाधन निर्माण में तकनीकी की जो भूमिका है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक प्राकृतिक पदार्थ वस्तुएं तब तक संसाधन का रूप नहीं लेती है तब तक कि विशेष तकनीकी द्वारा उन्हें उपयोगी नहीं बनाया जाता है। जैसे यदि हम बात करेंगे तो नदी के बहने वाली जो जल होते हैं वो विद्युत उत्पन्न करना और वायु से पवन ऊर्जा उत्पन्न करना, ये सब के लिए क्या होता है, कोई न कोई तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जैसे नदी के जल बहने वाले जो होते हैं उससे हम जो जल विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले नदी पे दोस्तों क्या करना पड़ता है, डैम बनाना पड़ता है, बांध बनाना पड़ता है। इसके बाद जो उसमें यंत्र लगाना, पंखे की सहायता उस पर बिजली क्या कहते हैं जल की धारा गिराई जाती है अधिक मात्रा में, जिससे पंखी नचती है। इसके बाद क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होने लगती है। ये सब के लिए तो यही कहता है कि कोई ना कोई तकनीकी का उपयोग करना पड़ता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण दे। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, उदाहरण दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसी संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। ऐसी संसाधन होना चाहिए जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, उसको हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे हम बात करें तो घर, जमीन जायदाद, बाग बगीचे, खेत खलिहान, इस सब पे क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, अर्थात व्यक्ति के विशेष अधिकार होता है खास व्यक्ति के। तो ये सब क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कानूनी रूप से देश के भीतर उपस्थित सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कानूनी रूप से देश के भीतर जो उपस्थित सभी संसाधन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कहता है 9 नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों का नाम बताइए। किस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। यहाँ पे हो जाएगा इस मृदा में दोस्तों क्या हो जाएगी, इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम तथा बंगाल में है।
फिर से ध्यान दीजिएगा, कहता है जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत में कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम तथा बंगाल जैसे राज्यों में है। इस मृदा में मुख्य रूप से गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें दोस्तों क्या होते हैं? उगाई जाती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पहाड़ी ढलानों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर की जाने वाली खेती को सर्वोच्च कृषि कहते हैं। कहता है कि पहाड़ी ढालों पर जल के तेज बहाव से बचने के लिए सीढ़ी नुमा ढाल बनाकर की जाने वाली जो खेती होती है उसको हम कहते हैं सर्वोच्च कृषि कहते हैं। इससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होता है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट कहता है 11 नंबर क्वेश्चन कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? ध्यान दीजिएगा, कहता है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर में देखेंगे कि कहता है पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि जो है सबसे उपयोगी मानी जाती है, जिसमें क्या होते हैं? फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित कर दी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि पवन अपरदन वाले जो क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होते हैं दोस्तों? मानव क्षेत्र में पट्टिका कृषि जो है, अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि जो होते की जाती है। इस पट्टिका कृषि की विशेषता क्या है कि इसमें बीच बीच में फसल के बीच बीच में घास की पट्टियां विकसित की जाती हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है? भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ है? वहाँ की मृदा की विशेषता क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ वहाँ की मृदा की विशेषता क्या विशेषता है? तो सबसे पहले इसका आंसर हम देखेंगे। कहता है कि भारत में गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। भारत में कहता है कि गंगा नदी द्वारा पश्चिम बंगाल में, महानदी कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी द्वारा पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये जो जितने क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का जो गठन हुआ है वो बालू, सिफ्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से हुआ है। और इस प्रकार की जो मिट्टी है उसमें किन किन चीज़ों का मिश्रण है? तो बालू, सिफ्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात का मिश्रण है। इसकी रंग का बात किया जाए तो इसका रंग धुंधला से लेकर लाली नुमा लिए भूरे रंग का होता है। इसका जो रंग होता है दोस्तों धुंधला से लेकर लाली नुमा लिए भूरे रंग का होता है। इसके बाद क्वेश्चन है 13 नंबर कहता है कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? ध्यान दीजिएगा कि फसल चक्रण मृदा संरक्षण के बारे में क्या है? कहता है उत्तर इसका है कि दो फसलों के बीच एक दलहन की फसल को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है दो फसलों के बीच एक दलहन की फसल को उगाना फसल चक्रण कहलाता है। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। और फसल चक्रण के द्वारा क्या होता है? मृदा अर्थात मिट्टी के जो पोषणीय स्तर होते हैं उनको बरकरार रखा जाता है, क्योंकि दलहनी पौधे की जड़ों में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये जीवाणु का नाम क्या होता है दोस्तों? तो राइबोजोनियम। ठीक है, ये होते हैं जीवाणु जो क्या करते हैं? दलहन के फसलों के जड़ में उपस्थित होते हैं, जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण के कार्य करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो अगला पॉइंट की बात करेंगे। तो इसमें जो हमारा पॉइंट होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर है। ये कहता है कि भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। कारण का वर्णन करें, किसका वर्णन कहता है? कारण कर लिए दोस्तों, तो कारण का वर्णन करें। न भारत की जो नदियां के प्रदूषित होने के जो कारण हैं उनका वर्णन कहता है करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो देखते हैं, कहता है भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण निम्नलिखित है, जिसमें पहला है
शहरों में बढ़ती आबादी और जीवन शैली। शहरों में जो बढ़ती आबादी है और जीवन शैली है, ये भी एक नदियों की प्रदूषण होने की कारण है। दूसरा है वाहित मल जल का नदियां में निस्तापन। वाहित जो मल जल है उसको नदियां में निस्तापित करना। इसके बाद तीसरा कहता है औद्योगिक अवशिष्टों को नदियों में निस्तापन। चौथा कहता है शवों का विसर्जन इत्यादि जो है नदियों के प्रदूषित होने का कारण है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कहता है जल संकट क्या है। जल संकट क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। उद्देश्य जनित जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। कहता है कि पृथ्वी पर विशाल जल सागर होने एवं नवकरणीय संसाधन होने के बावजूद जल दुर्बलता एक कठिन समस्या है। जल की जो होती है कमी, ये एक कठिन समस्या इस पृथ्वी पर। कहता है जल संकट के भाव उत्पन्न होते ही मानस पलटकर सूखाग्रस्त या अनावृष्टि क्षेत्र का चित्र उपस्थित होने लगता है। कहता है जब जल संकट होता है तो सूखाग्रस्त, जिसको हम अकाल कहते हैं, इस तरह से पड़ने लगता है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल एक व्यापक उपयोगी वाला संसाधन है और सभी के लिए आवश्यक भी है। जल क्या है, एक व्यापक उपयोगी वाला संसाधन है दोस्तों, और ये सभी के लिए क्या है, आवश्यक है। अतः अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक से अधिक जल प्राप्त करना अर्थात जल का भंडारण ही विवाद का मुख्य कारण है। जल का जो भंडारण करता है अर्थात बंटवारा भी हम करते हैं जल का, तो जल का बंटवारा ही विवाद का एक मुख्य कारण है। जैसे हम बात करें कि भारत में कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल बंटवारे के विवाद काफी क्या है, पुराना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अब होगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल संसाधन की क्या उपयोग है, लिखें। जल संसाधन की जो उपयोग है क्या है, उसको कहता है लिखने के लिए। तो जल क्या है, हम अनेक रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं, उसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि जल को ही जीवन कहा जाता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है, लेकिन पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं मल मूत्र विसर्जन इत्यादि कार्यों के लिए जल अपरिहार्य है, अर्थात हम जल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जल विद्युत निर्माण तथा परमाणु संयंत्र, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा इत्यादि कार्यों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कहता है, देखिए कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना, इसका आंसर हो जाएगा वैसी परियोजना जिसके द्वारा कई उद्देश्य जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक पेय एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, जल कृषि एवं जल वन्य जीवन संरक्षण, पर्यटन इत्यादि की पूर्ति एक साथ हो जाती है। इस प्रकार की जो होती है परियोजना, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक से अधिक कार्यों की पूर्ति होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के दो प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के दो प्रमुख जैव मंडल हम लिए हैं, पहला है नीलगिरी और दूसरा ले लिए हैं मानस। तो नीलगिरी का क्षेत्रफल जो है दोस्तों 5520 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मानस का क्षेत्रफल जो है 2837 वर्ग किलोमीटर है। नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी जो है तमिलनाडु केरल कर्नाटक राज्य में स्थित है, और मानस की बात करें जबकि मानस जो है असम राज्य में स्थित है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि वन्य जीवों के हार्स में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। वन्य जीवों के हार्स में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार क्या कहता है स्पष्ट करने के लिए, तो सबसे पहले हम कहेंगे इसके आंसर में कि परावैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा, हरितगृह प्रभाव प्रमुख प्रदूषण है। ये सब जो है वन्य जीवों के लिए प्रमुख क्या है, प्रदूषण है, जिन्होंने वन्य जीवों को काफी रूप से प्रभावित किया है। और इसके अलावा वायु, जल एवं मृदा के कारण
वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। इससे उनकी जनन क्षमता प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे वन्य जीव संकटग्रस्त हो जाते हैं और यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखिए। 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों का नाम लिखे। तो 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षी कौन सब है? तो एशियाई चीता हो जाएगा, गुलाबी सर वाला बत्तख, डोडो, गिद्ध, थाईलैंड, एस्टिलस सिकाव, शेर के 3 प्रजाति जैसे बाली, जवान एवं कास्पियन, कस्तूरी मृग, चीतल, ये सब क्या है? 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षी हैं। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? तो हम हिमालय यव का नाम सुने हैं दोस्तों। हिमालय यव क्या है? एक चीड़ के प्रकार के देवदार वृक्ष है। हिमालय यव एक औषधि पौधा है जो हिमालय और अरुणाचल प्रदेश की कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। इससे कैंसर रोधी औषधि बनाई जाती है। यह विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चिपको आंदोलन से संबंधित। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है चिपको आंदोलन क्या है? तो इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर प्रदेश टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिला में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि चिपको आंदोलन के बारे में क्या हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं, अर्थात जो चिपको आंदोलन के नाम से जानने जाने लगा। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदार को हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करते हैं। इसे कई देशों में स्वीकारा गया और यह आंदोलन जो है कई देशों में फैला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों सहयोगी रीति रिवाज वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पादप प्रजातियों का उपयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। आदिवासी को अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे तथा वन्य जीवों के भावनात्मक एवं आत्मीय लगाव होता है। वीर प्रजनन काल में मादा वन पशुओं को शिकार नहीं करते हैं। कहता है जो होते हैं आदिवासी क्या करते हैं, शिकार करते रहते हैं। तो जब प्रजनन काल का जो समय होता है जानवर का, उस समय में मादा जो पशु होते हैं उसे वे शिकार नहीं करते हैं। वन संसाधनों का उपयोग चक्रीय पद्धति से करते हैं और वन की खास क्षेत्र की सुरक्षा रख उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। तो कौन ये करते हैं? तो ये आदिवासी और जो शिकारी लोग होते हैं। इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए? वन एवं वन जीवों के संरक्षण में सहयोग करनी चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम अगले वीडियो में आएंगे 25 नंबर क्वेश्चन से लेके, ठीक है।